बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ वाक़यात या हालात के ऊपर जो है तबसरे या तज्ज़िये नहीं हो रहे या उस पर बात नहीं की जा रही क्योंकि हमारे अपने इतने मसाइल हैं। लेकिन इस वक्त जो आलमी दुनिया का मसला है और इस मसले से सारे ही लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वो है फ़लस्तीन का इशू। इसराइल का टीवी चैनल है TV 7 उनका, वैसे वो 14 तक ही है उनके चैनल्स, लेकिन उनका टेलीविज़न 7 जो है अब वो ये बता रहा है और मुख्तलिफ जराइद में लिखा जा रहा है, वेबसाइट्स पर लिखा जा रहा है कि इजरायली फौजी जो है वो अब थक चुके हैं। और वो इस बात को बारहा न सिर्फ ये कि अपनी फौज में इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि हम हथियार फेंकने को तैयार हैं, क्योंकि हमास, अभी आप सुन रहे थे इनके जो तर्जुमान है फोर्स के, वो ये कह रहे थे कि हमास लोगों के दिलों में वहां बस चुका है और शायद इजरायली फौज जो है अब इस काबिल नहीं रह गई है कि वो मजीद बम्बार्टमेंट करके लोगों को मार तो सकती है लेकिन फतह नहीं कर सकती उस पूरे एरिया को। अब जरा बातों आगे भी बढ़ानी बहुत जरूरी है। दुनिया के जराइद अब ये लिख रहे हैं कि इजरायली फौज जो है भारी पैमाने पर नुकसान उठा रही है। ये नुकसान तो उठ ही रहा है, लेकिन हमें यह भी मालूम चला है कि रेड सी के अंदर एक मरतबा फिर कुछ जहाज़ों जो है उनको निशाना बनाया गया। वो क्या हो रहा है? कुछ इत्तलात के मुताबिक अगले 72 घंटे जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन 72 घंटों में होने क्या वाला है, इस पर बात करना अहम है। फिर ये कि नेतन्याहू से इस्तीफे का जो मुतालबा है उसने भी बहुत ज़्यादा जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए और अभी तक के जो औराक नहीं उल्टे गए हैं और ये 72 घंटे क्यों अहम हो गए हैं, इस पर बात करने के लिए मैंने जहमत दी है सेनेटर फैसल रजा आब्दी को। उनसे ज़रा बात करते हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल बहुत होंगे लेकिन सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये तो बताइए कि जो आप मुझसे कहते आ रहे हैं, लगभग मैं अगर गलती पर नहीं हूँ 26 अप्रैल 2023 से हम ये बात कर रहे थे, आपने कुछ क्लेम्स किए थे नंबर्स 28 से, आपने कहा कि इतने फौजी उनके मर गए हैं, इतनों के साथ ये हो गया है। उस वक्त शायद मैं आपको अपनी बात बता सकती हूँ, मैं कन्विंस नहीं थी आपके नंबर पर, लेकिन आज नहीं, कल परसों मैंने तवातुर से 2 दिन मॉनिटर किया है इजरायली टीवी चैनल्स के हवाले से जो उनके वेब्स पर हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे इतने इतने लोग, इतने इतने फौजी, विच इज़ अबाउट 80+ जो लोग जिसे आप कहते हैं पैरालाइज हो गए। जी, वो पैरालाइज हो गए, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है और इस तरह की सिचुएशन है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके पास अभी तक क्या डिटेलिंग्स आई हैं? शुक्रिया मेरी बहन, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को, दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन और मोमिनात को एडवांस में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह की मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% कामयाबी हासिल कर चुके हैं। 5% का फ़ैसला अगले 10 दिन के अंदर। अच्छा, इसी में आपका फ़ैसला हो जाएगा। ओके। बैतुल मुक़द्दस इंशाअल्लाह मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत आ जाएगा तकरीबन 100 साल बाद। बहरहाल देखिए, जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं। हौसले बुलंद हैं, आप जीतेंगे, हौसले पस्त हैं, आप हार जाएंगे। नंबर 2, जंग के और मकाफात अमल 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जंग वो होती है दुश्मन पालता है, मकाफात अमल वो होता है जो आप खुद पालते हैं। अपने कातिलों को खुद पालना ही मकाफात अमल कहलाता है। जंग हौसलों से जीती जाती है, मकाफात अमल जीतने के लिए लाजिम है कि अल्लाह माफ़ कर दे, क्योंकि इंतकाम इलाही को मकाफात अमल कहते हैं। इसमें हाथ डालना अल्लाह के अजाब में शुमार होने के बराबर है। नंबर 2, जंग के लिए सबसे पहला जो चुनाव होता है ना, जो जंग का असूल होता है, अगर कोई पेशावर कमांडर है जो जंग को कमांड कर रहा है तो उसका एक फैसला ही, पहला फैसला बताता है कि जंग का रिजल्ट क्या होगा। पहला फैसला ये होता है कि जंग के अंदर मेरा हलीफ कौन होगा और मेरा हरीफ कौन होगा। ठीक है। हलीफ और हरीफ का सही तयन जंग की कामयाबी की ज़मानत है। अगर आप सही हलीफ ले रहे हैं तो आप जंग जीतेंगे, और अगर आप अपने ही कातिलों को पाल रहे हैं तो आप पे खुदा की लानत आएगी और किसी सूरत नहीं जीत सकते। ठीक है। तो देखिए ना, ईरान ने अपने हलीफों का जो चुनाव किया उसमें शाम, लेबनान, फ़लस्तीन, इराक और यमन थे जी। और ये 12 साल से यहाँ पे ईरान इनके साथ मिलकर दाइश से, ISS से, अमेरिका से, इसराइल से और अरब बादशाहों के भेजे हुए ट्रूपों से जंग लड़ता हुआ आ रहा है। शाम में भी लड़ा, इराक में भी लड़ा, यमन में भी लड़ा और लेबनान में भी लड़ा। 35 लाख शहादतें हैं इन 7 मुल्कों में गुज़िश्ता 12 साल के अंदर जो अमेरिका ने मारा। इसी तरह अमेरिका ने अपने जो हलीफ चुने उसमें 54 रुकनी मुसलमान इत्तेहाद अमेरिका के ज़ेर साया बरवान चढ़ा सऊदी अरब के अंदर, सबको पता है, हकीकत से कोई इनकार नहीं। और ये यूरोपीय ममालिक, नेटो, ये सब उसके हलीफ थे, जबकि ईरान, शाम, इराक, लेबनान ये उसके हरीफ थे। तो ये मुसलसल एक तसलसल के साथ चलती हुई चीज़ें हैं।
अब मैं आपसे बताऊं कि मुसलमानों का एक किरदार सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, वो है टर्की। टर्की ये जो आज कहता फिर रहा है अर्दगान कि हम इसको सपोर्ट करते हैं और हम इसराइल के खिलाफ हैं, ये झूठ बोल रहा है। अजमीर एयरबेस और कोराजैक के अंदर इसराइली एयरबेस आज भी टर्की के अंदर ऑपरेशनल है। इवन के हैफा के अंदर हमने जिस 7 जहाज पाड़े उसमें 2 जहाज टर्की के थे जो पूरा असला, गोला बारूद और खाने पीने का सामान लेकर वहाँ पहुँचे थे। ये इसकी मीडिया रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इस जंग के अंदर सिर्फ हमने आवाज़ के साथ, इसमें पूरी पीछे नीचे की डिटेल भी मौजूद है। इस जंग के अंदर सिर्फ हमने जो चलना था वो आवाज़ की जंग के साथ चलना था, जो माइंडसेट की जंग थी। 28 अक्टूबर 2023 को मैंने आपको बताया कि हमें किसी मुसल्लह जत्थे की ज़रूरत नहीं, किसी एक आदमी की ज़रूरत नहीं, नासले की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को फिर पीछे से हसन नसरुल्लाह साहब ने 1 हफ्ते बाद कॉपी किया 4 नवंबर को कि आप सिर्फ रफ़ा का बॉर्डर खुलवा दें, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आज भी हम इस चीज़ के नुक्ते पे कायम है कि किसी एक फर्द की भी वहाँ ज़रूरत नहीं है, ना किसी इमदाद की ज़रूरत है, ना गोश्त की ज़रूरत है, ना चंदे की ज़रूरत है। पहुँच ही नहीं सकते, तो पैदागिरी के अड्डे बनाए हुए मुसलमानों ने बिला वजह के। तो अल्लाह के घर की आज़ादी जीतने के लिए लाजिम था मेरी प्यारी बहन कि इसको इंसानियत के दिल और दिमाग में जीतते। अब ये जंग कैसे आप जीते ये मैं आपको बता रहा हूँ तफसील से। कुल आलम के अंदर तमाम इंसानियत, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो इंसानियत से प्यार करने वाले हिंदू हों, ईसाई हों, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने गज़ा के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। और ये मुनज़्ज़म आवाज़ जब उठी तो फ्री फ़लस्तीन की आवाज़ सामने आई, जो दुनिया के तमाम इंसानों ने फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान कर दिया। ठीक है। तो अल्लाह के घर को जीतने के लिए लाजिम था मुतनाज़े में जाए के बगैर कि लोग आपके साथ आए। वो जंग जो 7 अक्टूबर को हमास को दहशतगर्द बना के जाहिर की गई थी, ये हम जैसे, आप जैसे और ये आवाज़ उठाने वाले, चाहे पाकिस्तान में जमात इस्लामी हो, दूसरे लोगों या पूरी दुनिया के अंदर ये मजलूमों का साथ देने वाले हो, इन्होंने उस फिज़ा को पलट दिया और ये मजलूमों की जंग करार पाई। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी थी। पूरे मीडिया को कंट्रोल करने के बावजूद ये वो जंग हार गए। इसी का सबसे बड़ा जो तासुर आपके सामने आया, जो कानूनी भी होता है ना, एक तो अवामी होता है, कानूनी होता है। इसका तासुर ये देखें, अफगानिस्तान 2022 में आज़ादी हासिल की, आज तक उसको एक मुल्क ने भी तस्लीम नहीं किया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, बांग्लादेश, यूएसए, तुर्कमानिस्तान, इन्होंने आज़ादी का ऐलान तो किया, सफ़ीर मुतय्यन नहीं किए। एक सफ़ीर आया चाइना का अब तक, उसके अलावा उनके पास आज़ादी का कोई सरो सामान नहीं है। वो जोग दर जोग अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई आज़ाद रियासत मानने को तैयार नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, अगर लोगों के दिल और दिमाग में नहीं जीता तो कोई फतह नहीं, ऐसे फतह लेके बैठ जाओ तो क्या फ़ायदा। अब आए फ़लस्तीन, इसी अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद करारदाद पास कराई और 145 मुल्क बैक वक्त फ़लस्तीन को तस्लीम कर गए, यानी यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस पे मुसलमानों की हाकिमियत को तस्लीम कर गए। बिल्कुल ठीक है। 7 मुल्क बाद में आए, टोटल 152 मुल्कों ने इसको तस्लीम किया अब तक, आउट ऑफ 193। 41 मुल्क बाकी, ये भी जल्द से जल्द तस्लीम करेंगे। इसके बाद सलामती कौंसिल की करारदाद आई, उसमें भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया, यानी कि यरूशलेम को मुसलमानों के हक के ऊपर तस्लीम कर लिया। तो दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये दो रिवायतें आपके सामने मौजूद हैं, जो जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत थी। ठीक है। अब आते हैं जी, मैं आपको अब इसराइल की आर्मी का एक तखमीना पेश कर रहा हूँ। अच्छा। कुल रेगुलर आर्मी है 1,75,000, हाई ट्रेन जिसको कहा जाता है। ठीक है। रिजर्व फौज है उनकी 4,65,000, कुल फौज बनती है 6,40,000। ये 4,65,000 रिजर्व जो है ये कोई वेल ट्रेन नहीं है। अच्छा। ये फारिग ही हैं तकरीबन। अच्छा। जिनकी लाजिम सर्विस है, रिजर्व रखे हुए, जरूरत हो तो आ जाना, नहीं हो तो नहीं आना। ये इनको सिर्फ जुल्म करना सिखाया गया। जो फ़लस्तीनियों को ये मारते थे, जाके जानवरों की तरह कैद किया करते थे, ये सिर्फ जुल्म सीख के आए थे और इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन जो ट्रेन फौज थी वो 1,75,000 थी। अब इसराइली स्पोक्स पर्सन का बयान, ठीक है, ये आपकी खिदमत में पेश है, जो कि इसराइल की ही मीडिया ने, जब से इनकी वॉर कैबिनेट टूटी है ना, ये चीजें बाहर आना शुरू हुई हैं, पहले नहीं आती थी। खत्म, मैं बताता हूं आपको, ये इनकी मीडिया रिपोर्ट से, इसके मुताबिक हमें फौज में कमी का शदीद सामना है, शदीद सामना है। तो भाई सामना कैसे, आप तो 400 और 500 बताते थे हलाक हुए हैं। आप ही की कॉपी पाकिस्तान का जर खरीद पट्टेदार अमेरिका का मीडिया भी बताया करता था, और ये जर्नलिस्ट
सिफारत खानों की तनख्वाहों पे पलने वाले जर्नलिस्ट बताते थे 6 मरे हैं। वो कह रहे हैं जी शदीद कमी का सामना है। एक दुनिया में फैसल रजा आब्दी था जिसने 6 अप्रैल को आपको बैठ के बताया था कि 50,000 हलाक हुए, 85,000 जख्मी हुए, जिसमें 35,000 माजूर हो चुके हैं। माजूर कहना ये शराफत की दलील है, इसलिए इनको कहा जाएगा हमने इनको टुंटा कर दिया, दोनों टांगों और हाथों से फारिग कर दिया। उस वक्त 35,000 थे, आज से 2.5 महीने पहले। अब रिपोर्ट ये आई है 70,000 कि 70,000 इसराइली फौजी, 70,000 इसराइली फौजियों की ना टांगे हैं ना हाथ हैं, हैंडीकैप फारिग हो गए। इसकी वजह ये कि इनका जो डिपार्टमेंट है, हैंडीकैप डिपार्टमेंट, इसराइली हैंडीकैप डिपार्टमेंट, वहां पे रजिस्ट्रेशंस होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर हर चीज रिहैबिलिटेट करते हैं। तो हमने जितना भी ये तखमीना उठाया था वहां से उठाया, ठीक है? नहीं, हमने ऑफिशियली उठाया जी, या मैं आपको ऑफिशियली चीजें दे रहा हूँ, ठीक है? तो जनाब अब इनके सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इनकी हलाकतों की तादाद है आज की तादाद तक, अच्छा इसमें 90% जो ये कार्रवाइयां हैं ये हिजबुल्लाह से हुई। अच्छा, हिजबुल्लाह ने किसी सिविलियन को नहीं मारा अभी तक, ओके, सिर्फ इसराइली अड्डों पे हमले किए जिसमें तमाम ये फौजी मरे। 65,000 हलाक हैं, 65,000, 71,500 माजूर हैं आज तक की तारीख में, ठीक है? अच्छा, 53,000 इस वक्त भी हॉस्पिटल में इंजर्ड हैं, अच्छा, जिसके अंदर 10 से 15,000 माजूर मजीद मुतवक्को हैं, अच्छा, ठीक है? ये ऑपरेटेड है, इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं उनके। तो अब इनकी टोटल कुल तादाद फौजियों की बचती है 2,77,000। इंडीड, इसमें इसराइली गवर्नमेंट और इसराइल के फौजी स्पोक्स पर्सन खुद कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा फौजी एब्सेंट हो गए। जो रिजर्व फौजी हैं वो भाग गए असला छोड़ के, जबकि इनके तकरीबन 42,000 फौजी जो हैं वो दिमागी अमराज का शिकार हो गए। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, मेरे पास उसकी परसेंटेज थी 21% जो 21%, 42,000 ये दिमागी अमराज का शिकार है। अच्छा। यानी कि चरिया हो गए, खौफ ज़दा हो गए, डर गए। इनको हिजबुल्लाह और हमास हर तरफ नजर आती है और ये रातों में चीखते हैं पागलों की तरह। इवन के 17 लाख इसराइली मुल्क छोड़ के भाग चुके, इसमें 30 लाख कदामत पसंद यहूदी हैं जो कि इन सैगुनियों के साथ नहीं है, वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। तो इसराइल की, अब इसराइलियों की कुल तादाद जो इसराइल में मौजूद है वो 40 से 45 लाख के दरमियान है, जबकि अब इनकी फौज रह गई है 1,85,000। अच्छा, 6,40,000 फौजियों में सिर्फ 1,85,000 है, तभी तो चीख चीख के कह रहे हैं कि शदीद कमी का सामना है। अब मैं आपको आगे बताऊं, ठीक है? देखें, ये है इनका टोटल तखमीना, ठीक है? ये इन्हीं की रिपोर्ट है, हमारा कुछ नहीं है। अब ये वॉर कैबिनेट टूटने के बाद ये चीजें, अब वो जो मुखालफत कर रहे हैं नेतन्याहू की, उन्हीं की 6 रुकनी वॉर कैबिनेट थी ना। मैं आपसे यही पूछ रही हूं कि आपको डायरेक्टली मिल रही है वहां से चीजें? मैं इनसे राब्ते में हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा किससे हूँ, लेकिन मुसलमान वॉर कैबिनेट के लोगों से, इस्लाम वाला कोई नहीं है इसमें। नहीं, वॉर कैबिनेट में जो लोग हैं उसमें एक है, ठीक है? वहां से आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं? बस हम तो पहले दिन से, मैंने आपसे कहा है कि हमारा सबसे मजबूत नेटवर्क इसराइल में मौजूद है। FRA रिसर्च एंड एनालिसिस सेल का सबसे मजबूत नेटवर्क तल अवीव में मौजूद है और यरूशलेम में मौजूद। अच्छा, लेकिन हैफा में क्या होने जा रहा है मैं आपसे पूछूंगी। ब्रेक ले लो, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जो चीज मिल रही है फैसल रजा आब्दी को वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना, हालात का सितम ही कह लें कि जो इस वक्त पूरी सूरत हाल फलस्तीन के अंदर है, गाजा के अंदर है, उसमें वहाँ जो बच्चों पर ट्रॉमा है, जो खवातीन का ट्रॉमा है, जो बुजुर्गों का ट्रॉमा है, अब हमें सुनने को मिल रहा है कि इसराइल के फौजी भी उसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वो जहनी तवाजुन अपना खो बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों लोगों पर बम्बार्टमेंट कर रहे हैं, और ये वाकयातन हो रहा है वहाँ पर। और ये मैं नहीं रिपोर्ट कर रही, वहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, आप देख भी सकते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आ जाऊं तो आज कुछ इंडिया के बारे में भी फैसल रजा आब्दी साहब के पास कुछ मालूमात है, वो भी आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से चलूँगी। अमरीकी मैगन फॉरेन अफेयर्स हैं, वो कहते हैं कि इसराइल जो है वो गजा जंग जीतने में नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर हम आगे और अगर बढ़े तो सेंटर फैसल रजा आब्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेंटर साहब, आप कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन अगले 72 घंटों की भी अहमियत है, उसमें क्या हो सकता है? शुक्रिया। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि
आईडीएफ ने, मैंने आपको याद है एक प्रोग्राम में बताया था कि इन्होंने फैसला किया कि गजा को क्लोज करो, अब सारी फौजें कन्वर्ट कर दो हिजबुल्लाह की तरफ, और आपको बताया था कि हमने ये जंग अपने सीने पे ले ली है। अब वो वाजे नजर आ रहा है। मतलब जो जो हम आपको बताते रहे ना, ये जंग उसी पैटर्न पे, उसी अंदाज में, उसी इशारा पे, उसी रफ्तार से जा रही है। इसमें 10 दिन का तात्तुल आया, वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। 10 दिन इसमें डिले हुआ है, वो तात्तुल क्या। आईडीएफ के यानी इसराइल डिफेंस फोर्स, जिसे हम इंटरनेशनल दज्जाल फोर्स कहते हैं, उसके सरबरा ने ऑपरेशन ग्रीन लाइट दिया लबनान से जंग का। ये 19 तारीख, 11 दिन हो गए आज तक इनकी ग्रीन लाइट रेड नहीं हुई, इन्होंने हमला ही नहीं किया। उसकी वजह है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये है इसका बयान, ये अच्छा, ये तमाम मीडिया इन्हीं का है, अब हमारा नहीं है, ठीक है। हम तो सिर्फ अब इसको कॉपी कर रहे हैं। उसने हमास से शिकस्त का एतराफ़ किया, आईडीएफ, ठीक है, ठीक है, सही है। और ये इसराइली मिनिस्टर्स और इसराइली वॉर कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दी कि हम लबनान से जंग को तैयार हैं, ठीक है। अब आप सुने गौर से, वो इसराइल की अवाम लाखों की तादाद में तेल अवीव में बाहर आई, जिनके बच्चे फौज में थे, और उन्होंने अपने बच्चों को चीख के ऐलान किया कि सारे हथियार फेंको और वापस आ जाओ, हमें हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना, हमें तबाह नहीं होना, वापस आ जाओ। इसराइल देखो, दुनिया वालों, इस्लाम में और तुम में ये फ़र्क है कि इसराइली माएँ बहनें उनकी बाहर निकल के कह रही हैं कि हथियार फेंको, वापस आ जाओ, और इधर लबनान और हमास में देखो कि इनकी माएँ बहनें अपने बच्चों को फौजी लिबास पहरान करके, माथे पे लब्बैक या हुसैन का पट्टी बांधकर, हाथों पे इमाम जामिन बांध के कहती हैं बैतुल मुक़द्दस पे सदका किया। ये फ़र्क है तुम में और हम में। तुम क्या लड़ोगे हमसे। बहरहाल 15 दिन बाद इसराइल की आर्मी चीफ ने इससे अपने बयान से पीछे हटते हुए ऐलान किया कि हम हिजबुल्लाह से जंग हार गए हैं। अच्छा, ओके, हमें शिकस्त हो गई है। इसराइल की वॉर कैबिनेट ने ऐलान किया कि नेतन्याहू, तुम अवाम को बेवकूफ बना रहे हो, हजारों फौजी मारे जा चुके हैं, हजारों माजूर हो चुके हैं, हम हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ सकते, हम ये जंग हार गए। उन्होंने अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया, जिसके ऊपर वॉर कैबिनेट के 4 अरकान ने इस पे अदम एतमाद का इजहार किया कि नेतन्याहू मक्कारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हकीकत से लोगों को आशना नहीं कर रहा है। हजारों, 50,000 से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं, 1,25,000 से ज्यादा जख्मी है, 70,000 से ज्यादा माजूर हो चुके हैं, हम ये जंग हार चुके हैं। अगर हमने हिजबुल्लाह से ये जंग लड़ी तो हिजबुल्लाह 72 घंटे में हमें साफ कर देगा। अब याद करें 28 अक्टूबर 2023 को कि जिस दिन इस जंग का आगाज होगा 72 घंटे की जंग होगी, 73वां घंटा नहीं होगा इसके अंदर, यही बताया था मैंने आपको। अब वो खुद कॉपी कर रहे हैं कि हम 72 घंटे में साफ हो जाएंगे अगर ये जंग लड़ी। हम शिकस्त का ऐलान करते हैं, ठीक है। अब नंबर 3, 11 जून को इसने वॉर कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया जी। 11 जून के बाद ये सारी चीजें बाहर आई हैं। ये वही वॉर कैबिनेट है जो अब डिस्क्लोज कर रही है तमाम चीजें इसराइली मीडिया पर, ओके। यानी कि हमें हर चीज को वो सेकंड करते जा रहे हैं। माजी में जो लफाजी नजर आती थी अब हकीकत के रूप में नजर आ रहा है। नेतन्याहू वो जो कहते हैं ना कि दिया बुझ गया, अब डगमगा रहा है, बस क्या होता है, टिमटिमा रहा है। ये टिमटिमाना ही रह गया जो इस 10 दिन के अंदर या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। अब इस 10 दिन में क्या होना है वो सुन लीजिए। मुहर्रम के चांद से पहले क्या होना है। नेतन्याहू ने प्लान ये किया है कि लबनान पर 5 एटमी मिसाइलों से हमला किया जाए। ठीक हो गया। 1 यमन पे और 5 लबनान पे, जो उसने फिक्स कर रखे हैं। इस बीच के अंदर अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि एटमी जंग में ना जाए। जी जी, ठीक है। अब ये जो कमी का सामना हुआ है वो मैं आपको ये बताऊं कि 2,25,000 अमरीकी, बरतानवी, कैनेडियन, फ्रेंच, जर्मन और इंडियन फौजी इसराइल पहुंच गए, ओके, पहुंच चुके हैं। अच्छा, आज से 10 दिन पहले ये ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गई है। अब तो उनका असला आ रहा है। लेकिन एक और मसला हो गया कि इसराइली फौजी जो 1,85,000 है उसमें 1 लाख तो है वेस्ट बैंक में, वहां पे भी जंग शुरू हो चुकी है। यरूशलेम में तवातर से जंग का आगाज हो गया, जो वेस्ट बैंक एक अलग इलाका था। तो और इधर वो तल अवीव से बाहर निकलने को तैयार नहीं, इसराइली फौजी खौफ के मारे। जो अमरीकी फौजी आए वो अश्कलोन और यरूशलेम यहाँ से बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो भी ये सारे हाल देख रहे हैं कि हजारों के अंदर मतलब जो जहां है वो वहीं स्टक हो गया। कोई भी जंग लड़ने को तैयार नहीं है। तो अब नेतन्याहू ये फैसला करने पे आया हुआ है कि मैं हर सूरत ये 5 मिसाइल मारूंगा, एटमी मिसाइल। तो इसको हम कहते हैं अहलन व सहलन मरहबा,
इंशाअल्लाह कुल्लो फिन्नार। तुम ये काम जरूर करना। तुम अमरीकी जितने आए हो, जितने फ्रेंच आए हो, जितने तुम्हारे बच गए, अब 25-30 लाख जितनी भी दुनिया में तुम्हारी फौज है, अब तुम सब ले आओ और इंशाअल्लाह ताला एक हमला करो। अगर इस दुनिया के अंदर ये वाज़े फैसला अहले ईमान वालों, ग्रीस वालों, साइप्रस वालों, तुम जो धमकियां दे रहे हो कि हम इस जंग में आएंगे, हम भी इस पे तैयार हैं कि ये जंग अब कुल्लो ईमान पर मुकाबला कुल्लो कुफर है इस जमाने की। इस जंग के अंदर अगर ये याद रखना तमाम दुनिया वालों, अगर हमारी फलस्तीनी माए बहनें जो पिछले 25 साल से 25 लाख की तादाद में मारी गई, उनको आज़ादी से जीने का हक नहीं। इन फलस्तीनी भाइयों और माओ बहनों को जिस तरह कत्लेआम किया जा रहा है, और अगर तुमने इस कत्लेआम को कंटिन्यू रखना है तो हम भी इस जंग को तैयार है लड़ने के लिए। हम दुनिया पे लानत बेचते हैं, तुम हमला करके देखो। 2029 तो छोड़ो, इसी साल तुम्हें पत्थर की दुनिया में ना फेंका तो हमारा नाम मोमिन ना रखना। तुमने जितने हमले किए और जितने फौजी आए हो, अगर ये एक हमला हुआ तो ये तमाम मिसाइल तुम्हारी दहलीजों पे पहुंचेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साइप्रस हो या यूरोपीय यूनियन हो। ये जंग तुम्हारी दहलीज तक लेके जाएंगे और तुम्हें खाक कर देंगे इसराइल की तरह। तुम ये जंग लड़ने लायक ही नहीं रहे। अपनी शिकस्त का ऐलान करो और यरूशलेम से दफा हो जाओ। फौरी तौर पे यरूशलेम को खाली करके बाहर निकलो। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी हमारा मकसद था और इस मकसद के अंदर हम आखिरी नहज तक जाएंगे। अगर दुनिया ने ये फैसला करना है कि फलस्तीनी नहीं, तो हमारा भी ये फैसला है कि फिर दुनिया ही नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। इंशाअल्लाह ताला चुन चुन के मारेंगे। आपसे वादे के मुताबिक ये जो 1,86,000 बच गए ना, हमने इनको भी नहीं छोड़ना। हमारा एक दिन भी हमला नहीं रुका। जो लोग कहते थे कि इब्राहिम रईसी के बाद शिद्दत आई, वो झूठ बोलते हैं। एक्चुअल तो ये उस वक्त शिद्दत आई है जब रफा भी तुमने हमला किया है मासूम औरतों और मजलूमों पे जो कैंपों के अंदर मौजूद थे। ये एक्चुअल तो वहां से शुरू हुआ 7 मई से। और याद है रईसी साहब की शहादत के वक्त भी हम बैठ के यही बातें कर रहे थे कि हमने हमले नहीं रोके बल्कि एक के बजाय 10 कर दिए। ठीक है, तो ये तमाम वो हमले जो हम कर रहे हैं और डेली की बुनियाद पे कर रहे हैं। तुम में ताकत है, करो मिसाइल हमला। हम ये अपने सीने पे सहने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। हम 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख मारे जाए, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन हम में से जो बचेगा, उसके बाद दुनिया के अंदर ना व्हाइट हाउस बचेगा, ना बर्मिंघम पैलेस बचेगा, ना जर्मनी का कोई सदारती महल बचेगा, ना फ्रेंच का बचेगा। घुस के मारेंगे। अच्छा, और फिर दुनिया में जहां जहां मोमिन मौजूद हैं, फिर ये मोमिन लड़ेंगे जंग। फिर तुम्हारे जहां जहां मफादात हैं उस पर हर जगह दुनिया में हमले होंगे। आओ लड़ो। ओके, अब जो आपने बात कही है ना, मैं इसके काउंटर में एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये आपने खुद अभी बल्कि अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर नेतन्याहू का ये प्लान है भी तो उस जी मुझे अंदाजा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन इससे रोकने के लिए अमेरिका के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकी झूठ है ये। जब ये कहे ना ये मुज़ाकरात की तरफ और मुज़ाकरात की बात नहीं कर रही, जंगबंदी की तरफ जितनी जंगबंदी की भी बात नहीं कर रही। हाँ, वो क्या मैं ये कह रही हूँ कि नेतन्याहू को ये एटमी बम्बार्डमेंट करने से रोकने के लिए अमेरिका पूरी तरह से कन्विंसिंग जगह पर पहुंच चुका है। आपके पास भी इत्तलात होंगी मुझसे बेहतर। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर करेगा अभी तो हम तैयार हैं। नहीं, अगर वो ये इस बात में कामयाब होते हैं कि नेतन्याहू को इस एजेंडे से तो खत्म, शिकस्त हो गई ना, सरेंडर कर दिया ना। तमाम फौज सरेंडर कर चुकी है, तमाम इस्राएली और आपको लगता है कि सरेंडर कर चुकी है, उसकी हुकूमत सरेंडर कर चुकी है, अलावा एक आदमी के जिसका नाम है नेतन्याहू। तो वो ना करे सरेंडर, करे हमला। इतनी हिम्मत नहीं है अब इसके अंदर, क्योंकि इस्राएल की फौज ने उसके खिलाफ अंदरूनी तौर पे बगावत कर दी है। हमारे पास ये इत्तलात है कि इसकी फौज इसको मार डालेगी। अच्छा, दूसरा ये भी है फैसल साहब, इससे थोड़ा मुझे क्लियर कर दीजिएगा सुनने वालों के लिए कि फौज तो कह रही है सो कह रही है, लेकिन आपने जैसे खुद कहा कि इजरायली जो फौजी खानदान है उनके लोग बाहर आके उनसे कह रहे हैं कि आप हथियार फेंक के वापस पलटे, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ भी वहां नई दोबारा आवाज उठना शुरू हुई कि ये हट जाए मंजर से। के ऊपर आ गई है ना इसराइल की फौजी, तो अंदर एक दूसरे से दस्तों गिरबान में तो आपस में गिरबान फट रहे हैं। ये तो खत्म हो चुके हैं। मैं हौसले आपको पहले बता चुका, सुनिए मेरी बात। हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन सर्विलेंस जारी की जी कि वो हमने इसराइल नहीं दिखाई। 4 घंटे 60 मिनट 4 घंटे 55 मिनट की ये पूरी सर्विलेंस है। इसमें सिर्फ 10 मिनट वो जारी किए जो हैफा है। हमने ये मुकामात दिखाए कि हमला हम इधर करेंगे ताकि वहां देखें मौला अली का हुक्म है, ऐलान करके हमला करो। हमने ऐलान किया है, तो जो सिविलियन है वो जाना चाहते हैं चले जाएं। हसन नसरुल्लाह साहब ने ऐलान कर दिया, बगैर किसी असूल के, बगैर कवायद की होगी अब जंग, कोई असूल नहीं होगा। तो पहले तुम्हें बता दिया, जिसको जाना निकल जाए, हम तो नहीं छोड़ेंगे। ये हैफा को तो हम बर्बाद करेंगे। हैफा खत्म, इसराइल खत्म, हैफा खत्म, इंडिया खत्म, हैफा खत्म, डॉलर खत्म, हैफा खत्म, अमेरिका खत्म, हैफा खत्म, कुल्लो मुशरिकीन खत्म, दुनिया ही खत्म। हैफा ही तो है सारी चीज, हैफा ही से तो सारी दुनिया चल रही है। अगर ये चीज होती है, आप हैफा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप देखें ना कि वो भी एटमी जंग के लिए तैयार बैठे हैं।
कौन? नेतन्याहू। तो बिस्मिल्लाह, हम खुद तैयार बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है अगर हमें ये शहादत नसीब हो, हम सब मर जाएं, हमें कोई आर नहीं, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाए, ये हमारे लिए फ़तह का मुकाम है। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं आखिर में ये बताता चलूँ कि देखें, ये एक हमला जो है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये 10 दिन फैसला कौन है मुहर्रम के चांद से पहले, मैं ये बात से कह रही हूं बार-बार, एक तो 72 घंटे और फिर 10 दिन। अब इसमें जो ये दिया टमटमा रहा है जी, अगर ये बुझ गया तो सरेंडर हो गया, फतह आपके नाम हुई, और अगर ये फड़फड़ाया ज़्यादा तो ये हमला करेगा लबनान पे। इस हमले के साथ ही हम रिटेलिएट करेंगे, और रिटेलिएशन फिर इन तमाम मुल्कों पर होगी जिसके फौजी वहाँ मौजूद हैं। असूल तो यही है, जो मुल्क अपने अड्डे देगा वो भी मारा जाएगा। जिन मुल्कों में, चाहे वो अरब हो, चाहे नखलिस्तान हो, चाहे सैरिस्तान हो, जहाँ जहाँ इसके अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, हम उड़ा देंगे। सब टारगेट के ऊपर हैं। आज तक ये अपना एक जिहाज तो ला नहीं पाया। ये दुनिया में बदमाशी करने वाला, जिससे मुसलमानों के कपड़े गीले हो जाते हैं खौफ से। देखो मुसलमानों, हमने तुम्हारे आका का मार मार के वो हाल किया है कि इन सुअर खोरों को दुनिया के अंदर कोई जगह ही मौजूद नहीं है। अच्छा। इन्होंने जिस तरह मुसलमानों, माओ बहनों का कत्लेआम किया है, हमें कोई आर नहीं कि इन सबको ज़फ़ा हस्ती से साफ कर दें, और हम कर देंगे। असूलन फैसला अगर ये होता है कि सरेंडर करता है या आखिरी आदमी, तो फतह आपके नाम पर है। नहीं, सरेंडर तो नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियसली नेतन्याहू कोई ना कोई नेगोशिएट करने की कोशिश की जा रही है। नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती ना, ये हारे हुए जुआरी हमसे नेगोशिएट करेंगे, जिनकी हिम्मत नहीं। ये तो दुनिया ने इनको बहुत बड़ा मुंबा बना के पेश किया था, हकीकत में तो ये बंदरों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो जो हसन नसरुल्लाह साहब कहते हैं ना कि इसराइल मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है, ये हकीकत है। इसकी फौज का क्या हाल किया अब तो वो खुद बता रहे हैं। इनके पास तो फौज ही खत्म हो गई, ये तो अब किराए के फौजी तलाश करते फिर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो बुड्ढे हैं वो भी आ जाएं, जो कदामत पसंद यहूदी हैं वो भी आ जाएं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। कुछ चीज़ों की मैं एंडोर्समेंट इसलिए कर देती हूँ आपके लफ्ज़ों की, क्योंकि ये मैं खुद पढ़ती भी हूँ और मैं खुद देखती हूँ। जो उनका इजरायली टीवी है वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो वेब पे जाकर देख लें। वो बाकायदा ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी फैसल अज़ाब्दी ने, कि वो ऐलानात हो रहे हैं कि आप आएँ और अपने फोर्सेस को। हाँ, अच्छा, आप बात सुने, जब इनके लोगों ने आने से इनकार कर दिया, खौफ के मारे कोई भी आने को तैयार नहीं है फौज में, यानी कि इनके पास फौजी ही मैसर नहीं है। 70 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर एक आदमी मौजूद नहीं है, छोड़ के भाग गए। तो ये एक शिकस्त है खुली। देखिए फैसल, एक रियलिटी चेक भी होना चाहिए ना। दुनिया में जितनी भी, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आ रही हूँ, फिर एक और पॉइंट है जिसमें मुझे बात करें। दुनिया में जितनी भी जंगें हुई, फिर अफगान से हमने बात अभी हो रही थी, थोड़ी बहुत हुई उसमें भी जब अमेरिकन जो वहाँ पर जंग लड़ रहे थे, या जो नेटो के लोग वहाँ मौजूद थे, वो जब वापस पलटे अपने ममालिक को, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे थे। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शूट कर लिया, क्योंकि एक मुस्तकिल जंग के आलम में रहना और लोगों को मारते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन जाता है जिंदगी में। हिरोशिमा से इन्होंने कत्लेआम शुरू बिल्कुल किया। बिल्कुल पूरी दुनिया, मैंने आपको 35 लाख बताया ना, शाम, इराक, लबनान और यमन के अंदर 35 लाख मुसलमानों को इन्होंने हलाल किया, कत्ल किया है, नाजायज मजलूमों को कत्ल किया। ये सिर्फ ऊपर से आते थे, बमबारी करके जाते थे ऐसे मुल्कों पे जिसके पास ना फिजाइयत थी ना फौज। अगर इनमें हिम्मत है तो सामने आके मुकाबला करो ना। दुनिया में तुम इतने बड़े 30 मार कहाँ थे, तुम्हें फारिग कर दिया, अल्लाह की फतह हुई, दज्जाल की शिकस्त हुई, खुदा की लानत हो तुम पर। तुम अगर 10 दिन के अंदर यहाँ पे सरेंडर ना करके गए तो फिर आलमी जंग है, फिर तो आलमी जंग है, फिर तो खुली आलमी अभी आप मुझे फिर रोक देंगे, लेकिन मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, जो हौसी बागी है, वो आप मुझे कहेंगे वो हौसी बागी है, तो वो हौसी बागी जो हैं उन्होंने फिर एक मरतबा कुछ जहाज जो हैं, कुछ नहीं 190 जहाज फाड़े हैं, वो कंप्लीट हो गया ना। अभी एक ताजा उनको समंदर में, नहीं एक ताजा जहाज भी तो रोका है ना, वो इंडिया का है। नहीं वो मैं अभी आता हूँ, इंडिया तो पूरा इंडिया जो है और असलाह का एक पूरा कंटेनर जो है वो वहां उतर रहा था या उतरने वाला था, उसके बीच में क्या हुआ है उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और बहुत जल्दी से मुझे कुछ बात करनी है। ये इंडिया का कंटेनर जा रहा था, असलाह जा रहा था, कहाँ से जा रहा था, क्यों जा रहा था, क्यों निशाना बनाया, किसने निशाना बनाया? कदीम फारसी कहावत है जनाब कि किसी पर थूकने से पहले ये अच्छी तरह जान लो कि अगर चाटना पड़ गया तो कम से कम इज्जत नफ्स का कत्ल होगा। अब गोस्वामी, मेजर गुरु आर्या, हिंदू टाइम्स, टाइम ऑफ इंडिया, द हिंदू, इनके मशहूर उस वक्त 7 अक्टूबर से कि इतनी हिम्मत नहीं हमास में के लड़ पाए, दुनिया में यही बताते थे ना, क्योंकि इन्हीं को अरबों डॉलर के साथ ठेका दिया गया था माइंडसेट बनाने का, जिससे हमने इनसे जो मुकाबला किया, हमने तो एक्चुअल इंडियन मीडिया से ही मुकाबला किया।
अच्छा, इसराइल के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, ये दुनिया की नाकाबिले तस्खीर फौज है, इसराइल के पास दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, यही बताते थे। जी। खुदा की लानत हो तुम पर। ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है तुम्हारा, जिस पे तुम 73 अरब डॉलर अब तक खर्च कर चुके हो, बेहतर है इससे पाव भाजी पकवाओ। ये तुम्हें रिपोर्ट दी है इसने, देखो तो इसका क्या असर किया हम। कौन सी हमास, कौन सी हिजबुल्ला, अभी चंद मुजाहिदीन काफ़ी थे, अभी तो जंग हुई नहीं कुली, फुल स्केयर वॉल तो हुई नहीं, उसी में इनके 60% फौजी हमने फारिग कर दिए। शर्म हो तो अब डूब के मर जाना, हिम्मत है तो। अच्छा सुनो, 24,000 तुम्हारे हिंदुस्तानी फौजी पहुंचे इसराइल, 700 हलाक हो गए, हमने मिसाइल मार के वहीं मार दिया, 200 अपाइज कर दिए। इंशाल्लाह हम अपाइजों को तो नहीं मारते, ये वापस आएंगे अभी इंडिया, जब ये अपने अपने इलाकों में, बंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, आगरा में जाएंगे तो लोग पूछेंगे महाराज क्या हुआ, तो महाराज बताएंगे हैदर हैदर हो गया, हमें भी फारिग कर दिया। तो ये 23,000 में से हमने एक भी जिंदा वापस नहीं आने देना, क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमी भी बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। 2 अरब रुपए खर्च करोगे तुम इनकी आखिरी रसूमात अदा करने पे, तो हमने वहीं चिता जला दी। तुम अभी 1,70,000 और भेजो, इंशाल्लाह उसमें से भी एक वापस नहीं आएगा। नंबर 2, अल जजीरा की रिपोर्ट है और रॉयटर्स की, ये इनका एक जहाज पकड़ा गया है जिसके अंदर मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और तमाम ये असलहा मौजूद है। तुमसे मना किया था कि तुम अपने मीडिया को लगाम दो, ये आतंकवादी और विद्रोही कहना बंद करो, क्योंकि इंदिरा गांधी के जहेज में नहीं आया था यमन आज़ाद कराया है वहाँ के मुजाहिदीन ने। तुमने फ्रीडम फाइटर्स को दहशतगर्द बना के पेश किया, ये तुम्हारा पहला जुर्म, तुम बाज नहीं आए। तुम्हें 15 दिन का टाइम दिया था, तुम बाज नहीं आए। 24,000 तुमने फौजी वहाँ लड़ने भेज दिए मजदूर बता के, हालांकि ना वहाँ फैक्ट्री चल रही है ना कोई पोर्ट, वो तो वहाँ से मूवीज बना के तुम्हें खुद भेज रहे हैं क्लिप तबाही के, तुमने इससे भी बाज नहीं आया। तीसरा, तुमने कहा था कि खबरदार किसी मालबर्दारी का शिकार ना होना, कोई असला ना भेजना, तुम्हारा जहाज अब रेड हैंड पकड़ा गया है। अब तुम्हारा हशर ये होने वाला है कि अब अमरीकी और बरतानवी, हमने ही पकड़ा है ना, हमने उड़ा दिया ना, हमने ही तो उड़ाया, हम ही तो ट्रैक करते हैं, वाया अफ्रीका लेके जा रहे थे, हैफा भी मारा इसको। अब तुम्हारा सज़ा ये तय की है कि जिस तरह अमरीकी जहाज दफन कर रहे हैं हम बहराए हिंद के अंदर, तुम्हारा एक भी कंटेनर किसी जहाज पे हुआ ना, उस जहाज को इस समंदर की खुराक बना देंगे, तय हो गया। और अगर तुमने फिर भी बाज नहीं आए तो ये तमाम जंग बंबई और गुजरात के जरिए अब इंडिया के अंदर दाखिल होगी। तुम इस्लाम दुश्मनी से बाज नहीं आ रहे, तुम मुसलसल इस्लाम दुश्मनी करते चले जा रहे हो। यही इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी कश्मीर में भी नजर आई और फलस्तीन में भी नजर आई। तुमसे कहा था हैफा तबा करके तुम्हारी मशक्कत को दबोएंगे, तो उस पर तो 100% हम आ गए, लेकिन अब हम इस पर भी यकजा हो गए कि रेड सी से, बहरा हिंद से, बहरा अरब में, मेडिटेरियन में बहुत जल्द तुम सुनोगे तुम्हारे जितने जहाज हैं मिसाइल मार के गर्क करने वाले। जाओ अपने जहाज वालों को बता दो कि इन रस्तों पे नहीं आना, क्योंकि अब तुम बाकायदा सबूत के साथ पकड़े गए हो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे वजूद को 26 नवंबर 2026 से पहले मिटाएंगे, और इसके अमल का आगाज अगले 15 दिन में देखोगे, जब तुम्हारे जहाज़ों को इसी रेड सी के अंदर हम खुज़म मछलियों की खुराक बनाएं। ठीक हो गया। फैसल रजा अब्दी साहब, आज के लिए बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल कम रह गया है, लेकिन जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की हैं, लेट्स सी कि मजीद अनफोल्ड स्टोरीज हमारे सामने आती हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।